हेलो नमस्कार, मैं सौरभ सिंह। आज दो वर्ष 2024 का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर है। तो आज के दिन बहुत सारे लोग ये इसको साल का आखिरी दिन मान के इसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी बीच आज का जो अ, आज मैं आपके लिए जो वर्ष 2024 में मैंने जो समाज के लिए जो कार्य किए थे, तो आज इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि ताकि ये वीडियो अगर मैं भविष्य में देखूँ, तो ये मुझे भी और समाज को भी प्रेरित करें कि कैसे हम समाज में रह के समाज के लिए कुछ बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूँ जो मेरी कहानी है वर्ष 2024 की, जिसका टाइटल है कहानी 2024 की खुद की जुबानी। तो दोस्तों, इससे पहले 2023 भी काफ़ी अच्छा गया था। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने उस समय भी मेरे द्वारा समाज के लिए समाज के लिए और खुद के लिए बहुत सारे कार्य समाज में रहकर किए गए थे, जैसे कि सड़क का मुद्दा हो गांव में, तो गरीबों की सेवा हो। तो मैंने किस-किस डिपार्टमेंट में काम किया और किस-किस तबके में काम किया और सबसे ज़्यादा मैंने किस विभाग में काम किया, किस विभाग से समाज के लिए कार्य किया। आज मैं उस वो सारी कहानी आपसे सम्मुख रखना चाहता हूँ। मैं शॉर्टली रखूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। तो जनवरी की बात करते हैं। जनवरी 2024 में अ, मैं क्षेत्र भ्रमण पे निकलता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी घूमने का शौक है और समाज के मुद्दों की जानने की काफ़ी जिज्ञासा मुझ पे रहती है। तो मैं जनवरी 2024 24 में मैं तिपोला गाँव जब घूमने गया, तो मैं जब आम तौर पे घूमने चलता हूँ तो उस गाँव के ग्रामीणों से मिल के उनके साथ एक बैठक ज़रूर करता हूँ, उनकी समस्याएँ ज़रूर सुनता हूँ। तो मैं इसी बीच तिपोला गाँव जैसे ही पहुँचा, तो मैंने लगभग 20 से 25 लोग थे गाँव में। तो जितने भी महिलाएँ थी, उनके साथ मैंने एक बैठक की। बैठक करने से जैसे ही मैं बैठक शुरू कर रहा था, तो उस समय कि महिलाओं ने गाँव में एक अफ़वाह फैला दी थी कि गाँव में कोई अधिकारी आए हैं, वो गाँव की कुछ समस्याओं का हल करेंगे। भले ही मैं अधिकारी था नहीं, लेकिन वो लोग मुझे अधिकारी समझ बैठे थे। तो जैसे ही ये खबर गाँव में पहुँची, पूरे गाँव में पहुँची, तो गाँव की एक एक अम्मा साबली देवी, 87 साल की वृद्धा ने जब ये खबर सुनी, तो वो मेरे पास रोते हुए आई, बोली कि बेटा, मैं अपनी मतलब रोते हुए आई। मैं उस बात को आपके सम्मुख व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं वीडियो भी चला दूँगा उसके बगल में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो अम्मा ने बताया कि बेटा, मेरी जो 1-2 साल से मुझे वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, 1-2 साल से वो नहीं मिल रही है। तो जब मैंने अम्मा से जानना चाहा कि आखिरकार क्या हो गया, उन्होंने कहा कि गाँव के किसी व्यक्ति ने मेरी शिकायत करके मेरी वृद्धावस्था पेंशन रोक रखी है। तो जब मैंने इसके बारे में समाज कल्याण के अधिकारियों से बात की, अ, उन्होंने मुझे एक तरह से नकार दिया, कह दिया कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए का लाभार्थी के लिए सक्षम महिला नहीं है, सक्षम वृद्धा नहीं है। तो उस समय मैंने जो अम्मा थी उनको भरोसा दिलाया। मैंने ग्रामीणों से भी कहा कि मैं 1 महीने के अंतर्गत जो अम्मा की जो पेंशन, रुकी हुई पेंशन है और बाकी जो सुचारू पेंशन है, उसको मैं सुचारू कर दूँगा। तो गाँव के बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि ये अधिकारी हैं और ये तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो अब मैं उनसे उस टाइम पे तो मैं भी कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि मैं भी मतलब वो लोग मुझे इतना भरोसा जता चुके थे कि अब मेरे लिए मन में आ गया था कि अब करना है तो करना है। तो मेरे द्वारा वो पेपर्स, उन अम्मा के पेपर्स जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके आया गया और उनकी परिवार रजिस्टर संशोधन की गई, साथ ही उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया गया और उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल के माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर को पत्र लिख के मैंने इस वाकया को उनके सामने रखा। जब सीएम पोर्टल के माध्यम से उनके पास ये मैटर गया, तो उन्होंने महिला को पात्र समझा और समाज कल्याण के अधिकारी को आदेशित किया कि वृद्धा की पेंशन भेजी जाए। तो समाज कल्याण मेरे इस एक्शन से और जिलाधिकारी के एक्शन से बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो उनके पास एरियर के रूप में उस टाइम पे 25,000 रुपए बचा हुआ था और 25,000 रुपए वृद्धा के खाते में डाले गए। और बाकी का जो 17 से
18,000 जो उनका बचा हुआ लगभग 35, 36, 37 38 हज़ार के आसपास उनकी ये वो बची थी पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन उनके खाते में उन्होंने उसके अगले महीने डाल दी। अमर उजाला ने इस पे एक खबर भी छापी है, मैं वो खबर भी यहाँ पे सामने पे लगा दूँगा। तो उसके बाद उसके बाद महिला मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी जब उनकी पेंशन आई, तो वो मेरे पास आई, कुछ पैसे मेरे लिए भी लेके आई थी, "बेटा आपका जो खर्चा हुआ है, तो आप ये खर्चा ले लीजिए।" तो तो स्टार्टिंग में जैसे गाँव के लोग होते हैं, भरोसा कम करते हैं। कोई क गाँव का ग्रामीण भी कहता है कि अम्मा ये काम मैं तुम्हारा कर दूँगा, मुझे आने-जाने का खर्चा दे दो, वो करते नहीं। इसलिए मैं पहले कार्य करता था लोगों का, उसके बाद लोग खुद ब खुद आके मुझे मेरा थोड़ा बहुत जितना भी खर्चा लगता था, वो दे देते थे। तो जनवरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि मेरी वजह से एक महिला के चेहरे पे खुशी आई और एक वाकया और बताना चाहूँगा, उस महिला का जो बेटा था वो भी 60 वर्ष का हो चुका था, उसको भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद मैंने उसके बेटे को भी वृद्धावस्था पेंशन दिलाई। तो वृद्धा का नाम था साबुली देवी था, अम्मा का नाम। तो और उनके बेटे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो इस तरह से जनवरी की शुरुआत होती है। जब मैं जनवरी के महीने में तिपोला गाँव में जब मैंने बैठक की, तो बहुत सारे उनके मुद्दे निकल के आए, सड़क के आए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, जो असक्षम थे। अक्षम का मतलब कहना चाहूँगा दिव्यांगजन थे गाँव में वृद्धजन थे, जिनको समाज कल्याण की पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था। साथ ही एक चंदन सिंह था तिपोला गाँव का ही, जो बचपन से ही गूंगा था, बोल नहीं पाता था। तो उसको भी मैंने जिला अस्पताल बागेश्वर ले जाकर के उसका उसका वहाँ पे विकलांग सर्टिफ़िकेट बनवाया, साथ ही आनंदी देवी थी, चंपा देवी थी, इन महिलाओं का भी मैंने विकलांग सर्टिफ़िकेट बना के इनको जो समाज कल्याण से पेंशन मिलती है विकलांग पेंशन मिलती है, इनका लाभ दिलाया। साथ में और भी जैसे मैं गाँव में पहुँचा तो मुझे और भी दिक्कतें नज़र में आई। बहुत सारे ऐसे कार्य थे, ऐसे लोगों के लिए कार्य थे जिनकी लगभग 6 से 7 लोग थे तिकोला गाँव में जिनकी जिनकी पेंशन रुकी हुई थी, वृद्धावस्था पेंशन लगभग 35,000 के आसपास थी। सबकी जो रुकी हुई पेंशन थी वो वापस दिलवाई और उसके बाद जैसे फरवरी का महीना आता है, तो फरवरी के फरवरी के महीने में तिकोला गाँव की एक समस्या निकल के आती है कि जो उनका राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिकोला था, तो वहाँ पे जो शिक्षक थे वो स्कूल नहीं आते थे। प्रार्थना बच्चे कराते थे, केवल एमडीएम खाने के लिए आते थे। जो उनके शिक्षक थे दारू पी के स्कूल में पहुँचते थे। जैसे ही मुझे ये खबर मिली तो मैं अपना कैमरा उठा कर के तिपोला गाँव के उस प्राथमिक विद्यालय में चले जाता हूँ और जिस दिन मैं जाता हूँ, उस दिन शिक्षक वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है। मैं लगभग 9 बजे से लाइव चल रहा होता हूँ वहाँ, 9 से 12 बजे तक वहाँ पे कोई भी शिक्षक नहीं पहुँचते। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है, वो खतरे में है। इस चीज़ ने मुझे झंझोर दिया तो मैंने वीडियो वायरल कर दी। इस वीडियो वायरल करने के बाद मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिली जान से मारने की भी धमकियाँ मिली, मेरे ऊपर हमले भी कराए गए, हमले भी हुए, लेकिन मैं डटा रहा। तो इस मुद्दे पे ग्रामीणों ने भी बहुत सारा साथ दिया। अमर उजाला की टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इसको अपनी खबर में जगह दी और साथ ही इसके अगले दिन वहाँ पे शिक्षा अधिकारी के कर्मचारी वहाँ पे पहुँचे और जाँच की गई और जाँच करने के बाद ग्रामीणों ने का बहुत सहयोग रहा जिसकी वजह से वहाँ पे आज एक नए शिक्षक मिल गए हैं और स्कूल सुचारू रूप से चल रहा है, एक बढ़िया ढंग से चल रहा है। तो ये फरवरी महीने की जो कार्य किया था जिसकी वजह से समाज पे इम्पैक्ट पड़ा था, तो इस तरह का था। अब उसके बाद लगभग मार्च के महीने में आ जाते हैं। मार्च के महीने में मेरे ही गाँव धनोला सिरा की एक महिला थी चंपा देवी और साथ में एक बच्ची थी अर्चना। जब उनको जैसे गाँव में खबर फैल जाती है कि वो इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, वो वृद्धावस्था पेंशन लगवा देते हैं, वो विकलांग पेंशन लगवा देते हैं, किसी का काम रुका है तो वो लगवा देते हैं, करवा देते हैं, किसी का जो काम लीगली होना है तो वो करवा देते हैं। जैसे ये बात हमारे गाँव की महिलाओं को और एक बच्ची को पड़ी तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया गया। मेरा गाँव धनोला सेरा है, जिला पिथौरागढ़ आता है, तो मेरे द्वारा उनको जिला पिथौरागढ़ में ले जाया गया। वो बचपन से ही मतलब विकलांग थे, 60% लगभग विकलांग थे, तो उनका भी मेरे द्वारा वहाँ पे
विकलांग सर्टिफिकेट बनाया गया। साथ ही जब इसकी खबर बगल के गाँव रोशन सिंह धारी जमला कोट वाले को पड़े, रोशन सिंह द्वारा भी मेरे से कॉन्टैक्ट किया गया। मैंने उनका भी जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में ले जा कर के विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। तो अ, तो मार्च के महीने में ये चीज़ रही, और फरवरी के महीने में एक चीज़ और की। तो फरवरी के महीने में मेरे गाँव की कुछ समस्याएँ थी, तो मैंने वोट बहिष्कार करके एक फाइल जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को भेजी थी। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ ने उस पे एक्शन लेते हुए उस पे कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। और 7 से 8 अधिकारी वोट बहिष्कार की फाइल को देख के मेरे गाँव में आए थे। लगभग 7 से 8 अधिकारी आए थे और वो हमारी माँगों को मान गए थे। लेकिन गाँव के कुछ आपत्तिजनक कुछ लोगों द्वारा जो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके द्वारा लाखों रुपए लेके वो वोट बहिष्कार की जो हमारी फाइल थी, उस पे पानी फेरा गया, जिसकी वजह से हमारी माँगें पूरी नहीं हुई। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो क्योंकि उनके द्वारा हमारे गाँव की जो समस्याएँ थी, जो अभी तक हमारा गाँव धनौलाचरा एक आदर्श गाँव बन चुका होता, लेकिन जिस वजह से नहीं बन पाया, उन लोगों की वजह से हमारा गाँव बहुत पिछड़ा रहा, जिस वजह से वोट बहिष्कार की फाइल पे अभी तक वर्तमान तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही अ, जो मैंने आपको तिपोला के स्कूल का बताया था, वीडियो वायरल करने के बाद मुझे धमकियाँ मिली थी, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं अपने मेरे घर वालों ने भी बहुत बार कहा कि बेटा तू ये चीज़ क्यों कर रहा है, तुझे क्या पड़ी? लेकिन अब जब मैं आज उन बच्चों को देखता हूँ, बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं और सुचारू रूप से पढ़ाई हो रही है, तो मुझे एक सुकून देती है। तो ये चीज़ें मेरे द्वारा की गई। अब उसी के बाद अप्रैल मई में मेरे द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए। अ, मार्च अप्रैल में जैसे बहुत सारे, जैसे वृद्धजनों को इसकी सूचना मिली, विकलांगों को इनकी सूचना मिली कि सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ सिंह हैं, वो इस तरह से कार्य करते हैं। लगभग 50 से 60 वृद्ध महिलाओं या और वृद्धजनों की मैंने समाज कल्याण से उनको उनको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाया। जैसे बहुत सारे पात्र महिलाएँ थी, पात्र पुरुष थे, वृद्धजन थे, तो उनको पेंशन नहीं मिल रही थी या उनकी पेंशन रुक गई हुई थी, तो मैंने उनको पेंशन दिलाने का कार्य किया। ये पिथौरागढ़ जिले और बागेश्वर जिले दोनों में किया। लगभग लगभग 10 से 20 ऐसे विकलांग थे जिनको विकलांग पेंशन का लाभ दिलाया। 10 से 15 ऐसी परित्यक्ता महिलाएँ थी जिनके पतियों ने उनको छोड़ दिया था, उनको समाज कल्याण से आर्थिक सहायता जो मिलती है परित्यक्ता पेंशन के रूप में, वो उनको दिलाया। साथ ही तिलोरोतली किसान पेंशन जैसे जैसे पेंशन भी मेरे द्वारा 50 से 60 लोगों को इसका लाभ दिलाया गया। तो ये तो ये तो मेरे द्वारा किए गए कार्य थे। मैंने न केवल अपने क्षेत्र में कार्य किए, साथ ही जब मेरे काम के चर्चे मेरे बगल के गाँव या कहीं दूरस्थ गाँव में भी उनकी उनकी चर्चा होती थी या कोई सुनता था। जैसे एक महिला थी, हेमा देवी, वो विकलांग थी। तो वो एक बार मेरे पास आई कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी विकलांग पेंशन लगा दे तू। लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकती हूँ। तो रणकांडा की वो महिला थी। तो जब वो मेरे पास आई तो मुझे कुछ कहना नहीं आया। तो मैंने अंदर से एक आवाज़ आई कि चलो कर देना चाहिए इनका काम। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मेरे पास केवल 1000 रुपए बचे हुए थे गाड़ी में तेल डालने के लिए। मैं वही तेल के पैसे गाड़ी में तेल डाल के उनको उनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाने जिला अस्पताल बागेश्वर में चले जाता हूँ और उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना के उनको भी समाज कल्याण से विकलांग पेंशन जो मिलती है उसका लाभ दिलाता हूँ। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ कि समाज के कार्य करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। मुझे आर्थिक तंगी का भी झेलनी पड़ती है, लेकिन भगवान खुद ब खुद वो व्यवस्था कर देता है, और मेरे पास खुद ब खुद वो पैसे आ जाते हैं। जैसे जैसे ही मैं जो करता हूँ, उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई वृद्धजन नहीं मिला। बहुत सारे लोग मुझे जैसे मैं उनका कार्य कर देता हूँ, तो जैसे ही उनकी पहली पेंशन आती है, तो मुझे पेंशन देने आ जाते हैं और मेरा गाड़ी का वगैरह का खर्चा इस तरह से निकल जाता है। तो इसी के साथ-साथ अब मार्च अप्रैल के बाद मई महीने की बात आती है। मई महीने में
मेरे गाँव में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजोड़ होता है। मेरे दो जो 2 वर्ष 2018 में बंद हो चुका था, 2024 में मेरे द्वारा उसको पुनः खोला गया। और जब मेरे द्वारा शिक्षा अधिकारी को बार-बार नोटिस भेजने के बाद नहीं खोला जा रहा था उस विद्यालय को, 2000 मई 2024 में मैंने लीगल नोटिस भेजा शिक्षा अधिकारी को और शिक्षा अधिकारी ने उस विद्यालय को पुनः खोल दिया। जब विद्यालय खुला तो विद्यालय पे कुछ अवैध कब्जा करके कुछ लोग रह रहे थे वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे कुछ लोग रह रहे थे तो मेरे द्वारा स्कूल खोलने के लिए जो पुराना आंगनबाड़ी का एक कक्ष बचा था, उसको मेरे द्वारा रिनोवेट किया गया। उसमें पेंट का कार्य हो गया, लिखाई-पुताई का कार्य हो गया और साथ ही सीसीटीवी कैमरे हो गए, टीवी हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, लाउड स्पीकर हो गया और वो ग्रीन बोर्ड हो गया, और बच्चों को कॉपी किताब हो गया। ये सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पे मुहैया कराएगी। लगभग मेरा डेढ़ लाख के अप्रोक्सीमेट वो खर्चा उस समय आया था। जो मैंने उधार लेके वहाँ पे लगवाया हुआ था। लेकिन मुझे उसका वो कुछ सैटिस्फाइड रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि मई के महीने में जैसे 23 तारीख को स्कूल खुला, 25 को बंद हो गया था। लेकिन मैंने विद्यालय को सुचारू रखा। उस समय विद्यालय को 3 शिक्षिकाएँ भी दी थी, ताकि विद्यालय और सही ढंग से कार्य कर सके। लेकिन उसी बीच क्या होता है कि जैसे मैं थाना बेरना को विद्यालय में अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों की शिकायत देता हूँ और वहाँ पे चरस की शिकायत देता हूँ। लगभग वो चरस 8 लाख के अप्रोक्सीमेट उसकी अ, वो मापी गई थी, 8 लाख की चरस उभरी थी। तो इस बारे में जब मैं थाना बेरना को लिखता हूँ, तो थाना बेरना स्कूल में अवैध कब्जा करके रह रहे लोगों द्वारा मुझ पे एफआईआर दर्ज करवा देता है। एक शांति भंग का मामला और 504 और 506 2 मामलों में 2 धाराओं में मामला दर्ज कर देता है। तो इसी बीच जैसे ही मई में स्कूल खुला, मई जून में मेरे उस पर केस हो जाते हैं और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैं शांति भंग का केस लड़ता हूँ मजिस्ट्रेट गंगोली हाट एसडीएम कोर्ट में। और इस बीच मेरा बहुत सारा समय भी वेस्ट हुआ और मैं जो सामाजिक कार्य करने थे बहुत सारे, उस ओर ध्यान नहीं दे पाया। मेरा सामाजिक जो कार्य है उस पे भी इसका बहुत असर पड़ा। लेकिन उसके बाद दोबारा से मैंने जो ब्रूस कॉलेज से बाजड़ लिंक धनोला सेरा सड़क मार्ग है, उसको मैंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलाने के लिए धारी दमला कोर्ट में एक बैठक की, तो उसमें ग्रामीणों का अच्छा सपोर्ट मिला। तो ये कार्य मेरे द्वारा किए गए और उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैंने ये फर्जी केस लड़ा अपने खिलाफ, तो मेरा 50 से 60 हज़ार उस समय में खर्चा आया, जो मुझे लगता है कि मैंने फालतू का ये खर्चा जो किया था फालतू का किया और इसका मेरे आमदनी में भी और मेरे सामाजिक कार्यों में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसी बीच ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर जब मुकदमे लगे, तो इससे पहले मैं अमर उजाला में पत्रकार के रूप में कार्य कर रहा था। तो मुझे पत्रकारिता से भी निकाला गया, क्योंकि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे हो चुके थे। तो इस वजह से कुछ लोगों की साजिश की वजह से मुझे अमर उजाला से भी निकाला गया। तो अ, तो ये एक कोइंसिडेंट कह सकते हैं। साथ ही नवंबर के महीने में जैसे ही मेरे ऊपर शांति भंग का केस खत्म हो गया था, तो मैं अपना चरित्र अप्लाई करता हूँ। मुझे पता चलता है कि 504 और 506 की 2 धाराएँ मेरे पे और लगी हैं। तो मेरे द्वारा इस पे जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को लिखा जाता है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे हुए हैं, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय भगवान भरोसे चल रहा है। तो इस बीच मैं जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ पे अनशन के लिए जिलाधिकारी को 1 महीने पहले सूचित करता हूँ। जिलाधिकारी द्वारा 2-3 अधिकारियों को गाँव में भेज के उस समय पे छानबीन करवाई जाती है कि सौरभ सिंह कहीं अनशन के लिए ना आए। अधिकारी लोग कहते हैं कि सौरभ सिंह कि कांडा में घूमने में मस्त है, वो इस बार अनशन नहीं करेगा, तो वो हर बार लिखता है। तो ये बात मेरे ईगो में बैठ गई थी। तो मैंने 21 तारीख को 19 तारीख में जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ पहुँच गया था और 20 को मैंने सभी जिलाधिकारी पिथौरागढ़, एसपी पिथौरागढ़, एसडीएम गंगोलीहाट और शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को एक नोटिस दिया कि इस बीच मैं आपके जिलाधिकारी कार्यालय में अनशन पे बैठ रहा हूँ और इस बीच कोई भी घटना होती है, मेरे साथ शारीरिक दिक्कत होती है या मेरी मौत हो जाती है, उसके लिए आप सभी अधिकारी जिम्मेदार रहोगे। इसके लिए 100 करोड़ का बॉन्ड मैं भर के गया हुआ था। तो इस बीच
जैसे मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे अनशन के लिए गया, उस समय मैं केवल अकेले था। अकेले था, तो मुझे गाँव से कोई सपोर्ट नहीं था इस बीच में, क्योंकि क्योंकि गाँव में एक तरह का होता ही है माहौल कि कि मतलब एक तरह की जेलसी होती है, मैं इस तरह से कहना चाहूँगा कि ये जो क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको भी साथ में बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं आए क्योंकि सब डर गए थे। तो लेकिन मैं अपनी बात पे अडिग रहा था। तो मैं वहाँ पे 3 से 4 दिन बिना अन्न जल त्यागे रहा और 4 दिन बाद मैंने आचार संहिता लगने के कारण अनशन तोड़ा और उस अनशन में मेरी कुछ माँगें मानी गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजू को एक शिक्षक दिया गया, जो सड़क स्वीकृत होगी उसमें काम करने के लिए मुझे भरोसा दिया गया और मेरी जो माँगें हैं उसको अमल में लाई गई। जैसे स्कूल में चरस उग रही थी, उनको भी कार्रवाई को अमल में लाई गई थी। ये सारी माँगें मेरी लगभग-लगभग पूरी हो गई थी, क्योंकि आचार संहिता थी। मैं इस बीच धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ें नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हुईं। ये तो थी जो सामाजिक कार्य मैंने 2024 में किए। साथ ही कुछ ऐसे कार्य 2024 में मेरे साथ जो हुई, जो मुझे मजबूत बनाती है। जैसे मेरे ऊपर फर्जी एफआईआर हुई, तो ये चीज़ें भी इन चीज़ों ने भी मुझे मजबूत बनाया, और मुझे बताया कि अगर तुम सामाजिक कार्य करते हो तो तुम पे कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती थी, बहुत बार जैसे सामाजिक कार्य करने पर मेरे ऊपर बहुत सारे हमले भी होते थे। मैं जहाँ कहीं पर भी लड़ता था तो उन चीज़ों में कोई मारने की धमकी देता था। जैसे ही मैंने स्कूल खोला तो उस पे भी मुझे बहुत सारी धमकियाँ दी गई, क्योंकि स्कूल में चरस उग रही थी, तो उनका चरस का धंधा बंद हो गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि इस बीच, जैसे मेरा सीएससी सेंटर भी है। जिस वर्कर को मैंने अपने कार्य में रखा हुआ था, वही मेरी आईडी हैक करके ले गया और मेरे ही ऊपर उसने उसने उसी बीच मेरे आईडी से अपना नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज करके उसने खुद का सीएससी सेंटर खोल लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे आर्थिक तंगी भी झेलना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अमर उजाला से निकाल दिया गया था, और मैं इस बीच मतलब मानसिक प्रताड़ना बहुत सारी हुई थी। तो ये कुछ नेगेटिव चीज़ें थी और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी। तो इसी के साथ-साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें भी सीखी। अपनी शिक्षा को सुचारू रखा और साथ में ही बहुत सारे मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे। मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे सामाजिक कार्य करने हैं। तो इस वजह से मैंने वो चीज़ें भी छोड़ दी। बहुत सारे मेरा एग्ज़ाम थे, वो मैंने सारे एग्ज़ाम को दरकिनार कर दिया। और साथ ही बहुत सारे मैंने मुद्दे उठाए थे इस बीच में आरटीआई के माध्यम से, जो फर्जी कार्य हो रहे थे। और 2024 में मैंने कई सड़कों के लिए आंदोलन किया, राशन कार्डों का मुद्दा उठाया था, फर्जी नियुक्तियों का मुद्दा उठाया था। सीएम पोर्टल के माध्यम से बहुत सारी ग्रामीणों की समस्या और लोगों की समस्याएँ दूर की थी। बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो सक्षम नहीं होते थे, तो मेरे द्वारा उनका कार्य भी किया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ समाज में की गई जो मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि साल 2024 बहुत बहुत बड़ा साल था और बहुत सारे ऐसे कार्य किए। मुझे खुद ब खुद याद नहीं है। जो कार्य अखबार के माध्यम से दिखे, मैं उन्हीं कार्यों को आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जब मैं आज 31st को न्यूज़पेपर देखता हूँ, तो अपनी कुछ खबरों को देखता हूँ, तो तभी मुझे याद आता है कि मैंने क्या-क्या कार्य किए थे। तो ये चीज़ें हैं। साथ में इस बीच मैं बहुत सारे नेताओं से भी मिला। मुख्यमंत्री धामी से मिलना हो गया, या या जो हमारे उम, जो हमारे लोग उम, जो हमारे एमपी हैं, उनसे मिला। साथ ही साथ ही बहुत सारे ऐसे नेताओं से मिला जो अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहे। मैं इन्हीं से मिला और मैंने समाज के मुद्दे उनके सम्मुख रखे। तो ये चीज़ें हैं, और साथ ही मैंने अपने कार्य में बहुत सारी प्रगति भी की। बहुत सारे ऐसे कार्य करता था समाज के लिए, जो जो कार्य
कोई नहीं कर सकता था। मैं अधिकारियों से तक लड़ जाता था, बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे अधिकारियों से लड़ना पड़ जाता था कि गरीब जनता का काम करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता कि एसडीएम और तहसीलदार से मेरी लड़ाई हो जाती थी कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है? किसी की खाता खतौनी है 20 साल से दाखिलकारी क्यों नहीं चलाई गई है? किसी का बिजली का बिल इतना ज़्यादा क्यों आ गया है? इसको माफ़ कीजिए। तो माफ़ भी होते थे वो चीज़ें। साथ ही मेरा एक बार बिल आया था ₹5000, तो मैंने खुद अपने पिताजी का वो बिल माफ़ करवाया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो मेरे द्वारा इस बीच में करवाए गए। आवास के लिए भी बहुत लड़ा गया। पर जो गरीब लोग थे उनकी आवाज़ के लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा था गाँव में, वो मुद्दे भी उठाए। कुछ बातें दबी रहेगी, कुछ पे कार्रवाई हुई। तो इसी के साथ 2024 मेरे लिए इतना ख़ास क्यों था, ये मैं बताना आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। 2025 में मैं इससे बेहतरीन कार्य करूँगा। शायद ज़िले से ज़िले से प्रतिनिधित्व करूँ इस बार। ज़िले से मैं चाहता हूँ कि पूरे ज़िले पिथौरागढ़ ज़िले से मैं अपने गाँव ही नहीं, आस-पास के गाँव और जो ज़िला पंचायत है अ, उस पे उस पे काम करूँ, ताकि मेरी जो मैं कार्य करता हूँ, जो समाज का अ, वंचित वर्ग है, जिसको कह सकते हैं कि सुविधाओं से वंचित वर्ग है, तो उसको उस तक सरकारी सुविधाएँ पहुँच सके। सड़क, शिक्षा, मेरा सबसे बड़ा कार्य शिक्षा पे रहा। इस बार मैंने 2 स्कूलों में नए शिक्षक दिलवाए हैं, 2 स्कूलों के मुद्दे उठाए, उनको बंद होते-होते बचा रखा है और साथ ही शिक्षा के में ये क्रांति, सड़क में क्रांति, बहुत सारे आंदोलन मेरे द्वारा इस बार किए गए। तो इसी के साथ मैं ये मेरी कहानी, मेरी जुबानी को विराम देता हूँ और अगर किसी को मेरी किसी भी कोई भी ऐसा वंचित वर्ग है समाज का, चाहे वो विकलांग हो, अगर वो विकलांग है, आप लोग मुझे सूचित कर सकते हैं। अ, 90 12 28 04 96, ये मेरा मोबाइल नंबर है। समाज का कोई ऐसा वंचित वर्ग है जो इन सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, आप मुझे इस नंबर में कॉन्टैक्ट करके मुझे उसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूँ। अब ये मैं उन लोगों की हेल्प कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुदेव हैं बजरंगबली जी, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वज़ह से वो मुझे किसी भी सिचुएशन पे हारने नहीं देते हैं। तो यही कारण है कि मैं लगभग 20-25 की उम्र, 24-25 की उम्र में इस तरह के कार्य कर पाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।